गलियारे में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। केंद्र सरकार अन्ना हजारे और रामदेव से किनारा कस रही है। कह रहे कपिल सिब्बल जी मानव संसाधन मंत्री हैं, कह रहे हैं कि लोकपाल बिल अकेले बनाएंगे। ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या है? देखिए, ये टोटल कंफ्यूज लॉट है और संवेदनहीन लोग हैं। इनकी संवेदनाएं कहीं आम नागरिक से न जुड़ी हुई हैं, ना ये किसी एक पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता के जोड़ तोड़ से सत्ता के गलियारे में अपना आधिपत्य बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली चाहे कपिल सिब्बल हो या ये बाकी इनकी मंडली के लोग हों, इनका आम आदमी से ना तो कभी जुड़ाव रहा है, ये ना कभी आम आदमी की तरह इन्होंने ज़िंदगी जी है। तो ये वाइट कॉलर लोग हैं, कपिल सिब्बल टाइप लोग, जिन्होंने हमेशा सत्ता का उपभोग किया है, उपयोग किया है, सत्ता के माध्यम से लोगों का कल्याण नहीं किया है। आज देश भर में भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल में पड़े हैं, और कई बार तो बहुत तकलीफ़ होती है कि आखिर इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ऐसे लोग चुन करके कैसे पहुंच जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं और बाद में उनको तिहाड़ जेल में उन पर सरकारी खर्च के तहत उनको रखा जाता है। लोकपाल बिल सरकार अकेले बनाएगी, कपिल सिब्बल जी ने बयान दे दिया है। पी चिदम्बरम जी भी अब इसी बात को दोहरा रहे हैं। सरकार की मंशा क्या है, और अगर मंशा खराब है तो बीजेपी की रणनीति क्या है कि सरकार को घेरने के लिए? इस सवाल ये है कि जब लोकपाल बिल पर एक कमेटी बनी और उस कमेटी में आपने स्वयं अन्ना हजारे जी के साथ कुछ लोगों को उसमें शामिल किया और इसी आधार पर अनशन समाप्त हुआ, और ये माना गया कि लोकपाल बिल, सरकार ने भी इसको माना कि लोकपाल बिल जो है राजनीति में और देश के अंदर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का एक बड़ा साधन बन सकता है, एक ऐसा टूल हो सकता है जिस पर लोगों पर चेक लग सके। तो ऐसी क्या आफत आ गई सरकार को कि जो बातचीत टूट गई, और जब सरकार ने ये विश्वास दिलाया देश को और दिल्ली और अन्ना हजारे जी के साथियों को कि वो भ्रष्टाचार से पर अंकुश लगाने के लिए हर प्रकार से तैयार है, तो फिर ये बातचीत टूटने का अर्थ ये है कि वो तैयार नहीं है देश में से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। उनकी वो कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर उनकी एक कमिटमेंट होती तो फिर ये झगड़ा क्यों होता, ये विवाद क्यों उत्पन्न होता, और कमेटी से वो लोग अलग होकर के आज फिर दोबारा से अनशन पर क्यों बैठते। तो सरकार का सिर्फ एक ही काम है कि जैसे ही दबाव बने तो पैर पकड़ लो, और जैसे ही दबाव हटे तो उन्हीं पैरों को उठा करके और उसी व्यक्ति को फेंक दो। तो सरकार अन्ना हजारे जी के दबाव में आई तो उन्होंने कमेटी बना दी। जब लगा कि अब लोकपाल बिल वाले मामले में हम इनको कंफ्यूज कर सकते हैं, इनको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, हम इनके बारे में उलझुल बकवास कर सकते हैं, तो उठा करके लोकपाल बिल की प्रक्रिया को विघ्न डालने के लिए उन्होंने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। वैसे ही बाकी जगह भी हो रहा है। अब कपिल सिब्बल जी विलेन बन के इस दौर में सामने आ रहे हैं, आपके वो हमेशा निशाने पे भी रहे हैं। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसमें धांधली की बात आई तो आपने कहा सीबीआई जांच करवाई जाए, कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए। रामदेव का जो लिखा पढ़ी हुआ उन दोनों लोगों के बीच में वो पेपर लीक किया उन्होंने। कपिल सिब्बल जी की मंशा होती क्या है, राजनीतिक फायदा पहुंचाने की या सरकार को बदनाम करने की? ये एक्चुअली में एक प्रकार का जिसको कहते हैं ना कि गिमिक सा करना, गेम करना, और कुछ कॉन्स्पिरेसी करना, फेयरनेस नज़र नहीं आती इनके व्यवहार में। फेयर डील जैसे होता है, एक राजनीतिक का जो एक मस्तिष्क और माइंड बड़ा स्पष्ट होना चाहिए जिसको जनता सीधे तौर पर समझे। कॉन्स्पिरेटर से मुझे महसूस होता है इन सारी प्रक्रिया में, और लोगों को इस्तेमाल करना और लोगों के खिलाफ वाहियात बोलना, ये उनकी फितरत महसूस होती है। लोग इरिटेट होते हैं कुल मिलाकर के, वो जो बोलते हैं, वो जो कहते हैं, उससे इरिटेशन होता है। वो कोई आम, इसे आप कपिल सिब्बल की असफलता मानेंगे या मानेंगे कि कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है कि हर मंत्री इसी तरीके से? नहीं, वो कांग्रेस और सिब्बल ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी सबकी मानसिकता एक है, और ऐसी मानसिकता के लोग कांग्रेस में लीडर के रूप में उभरते हैं, हम देख रहे हैं। आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। रामदेव के आंदोलन को आपने बाद में समर्थन दिया, शुरुआती दौर में इस आंदोलन से बीजेपी अलग रही।
कारण क्या रहा? नहीं, हम लोग तो बीजेपी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ महीनों से संघर्ष कर रही है, और चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, चाहे वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनने का मामला हो, चाहे वो आदर्श सोसाइटी घोटाले का मामला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स की करप्शन का मामला, हम लगातार पिछले 1 साल से और उससे पहले भी लगातार इस पर 1 साल से कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के हमारा संघर्ष चल रहा है, और बाकी कांग्रेस की करप्शन और महंगाई को लेकर के हमारा संघर्ष चल रहा है। रामदेव बाबा जी ने भी अपना एक एजेंडा किया, फिर 4 मंत्री उनको लेने एयरपोर्ट चले गए। प्रणब मुखर्जी खुद उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कर रहे थे, और वार्ता टूट चुकी थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, वार्ता जब टूट चुकी थी, बाबा ने साफ कर दिया था कि आंदोलन छेड़ेंगे हम काले धन के मुद्दे पे। उस समय बीजेपी शुरू में क्यों नहीं बाबा के साथ थी? हम तो हमेशा से, देखिए, जो भी इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी, और वो तमाम लोग किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के हों, किसी भी ग्रुप के हों, किसी भी पंथ और मजहब के हों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार पर हमारा एक सुर है, और हम उस हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, उसके साथ एक ताकत के रूप में खड़े हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। बाबा रामदेव जी ने जब 4 जून के अपने आंदोलन की घोषणा की, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन आंदोलन की घोषणा पर उसका पूरी तरह से स्वागत किया। और वो एक अपने आप में एक संस्था है। बाबा रामदेव अपने ही सिस्टम से उन्होंने उसको एक अमली जामा भी पहनाया। अनशन प्रारंभ हो गया, सरकार बेनकाब हो गई। सरकार के मंत्री कपिल सिब्बल ने जिस तरह की वाहियात बकवास टीवी पर की, बाबा रामदेव जी जैसे एक संत के, जिन्होंने स्वयं को कष्ट दे करके, नियम और कानून में रह करके, भूखे रह करके, अनशन करके सरकार को जगाने की कोशिश की, कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया किसी प्रकार का, शांतिपूर्ण तरीके से। और वो 79 लोग जो बेचारे पूरे देश के कोने कोने से आए हुए थे, वो भी ये कि उनके मन में एक आग और जज्बा था कि देश से भ्रष्टाचार जो है, विदेशों में काला धन वापस आना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, वो वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे। अचानक रात के 1 बजे के करीब बिजली काट दी गई। अभी आप 4 घंटे पहले तक वो आप रेड कारपेट बिछाकर उनका वेलकम कर रहे हैं। मतलब आप एक तरफ तो उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, और दूसरे ही क्षण उस मेहमान को पता भी नहीं कि उसकी पिटाई कर रहे हैं। मतलब ये दोहरा चरित्र, हम देश के लोग हतप्रभ हैं पूरी स्थिति को देख करके, कि जिस मेहमान को आप रोली टीका लगा रहे हैं, मुकुट पहना रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं, उसको भोजन करा रहे हैं, और अचानक उसे पीट रहे। आखिर ये देश जानना चाहता है कि ये दोनों परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं, कि एक तरफ अनशन करने वाले योगी को आप उसका पूरी तरह से गुणगान कर रहे हैं, और दूसरे ही क्षण आप उसको चोर और ठग कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने क्या किया है? बाबा रामदेव की जगह वो रामदेव ठग हो गए। यानी कि अगर उनकी बात मान लेते तो वो बाबा रामदेव रहते, और उनकी बात उन्होंने नहीं मानी, सच के रास्ते को अपनाना ठीक समझा, तो वो रामदेव ठग हो गए। और रात के 12:30 बजे बिजली काट दी वहाँ से अचानक जा कर के। बंद कॉरिडोर में आंसू गैस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? लोगों को डिस्पर्स करने के लिए, और दिन के समय किया जाता है कि अगर कहीं भीड़ इकट्ठा हो गई है तो वो तितर बितर हो जाए, तो उसको भागने की जगह हो, जब आंसू गैस का गोला चले तो लोग भाग जाएं। लेकिन उन्होंने बंद को उसमें जलियांवाला बाग की तरह की घटना, और 5000 हथियारों से लैस पुलिस वहाँ जाकर के उन निर्मम निहत्ते भक्तों पर और देशभक्तों पर, उन पर कातिलाना हमला किया। कुछ भी हो, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी को बड़ा लाभ मिला। दिल्ली बीजेपी में नई जान आपने फूंक दी है, इसका श्रेय आप ही को मिलना चाहिए, मिल भी रहा है आपको। लेकिन इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अन्ना हजारे, बाबा रामदेव को, या अपने नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं को? देखिए, मैं तो इसको सीधे तौर पर कहता हूँ कि एक कॉमन लड़ाई है, वो ठीक है, अलग अलग फ्रंट से लड़ी जा रही है, लेकिन मैं अगर इसमें किसी को इसका क्रेडिट दूंगा तो देश की जनता को दूंगा। सबसे पहले
जो इस लड़ाई में खुल कर के सरकार के खिलाफ खड़ी है। सरकार आज कटघरे में है। आज ये सरकार विलेन के रूप में जनता के सामने है। इस सरकार का चरित्र पूरी तरह से हनन हो चुका, मैं ये कहूँगा, और ये सरकार बेनकाब हो गई है। और जनता को मैं क्रेडिट दूंगा, और उसके बाद जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ बना करके जो उनको नेतृत्व प्रदान किया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और उसके बाद बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट भी और धार्मिक एक्टिविस्ट भी इसमें जुड़ रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, तो ये एक मिला-जुला पूरा प्रयास है। और कुल मिलाकर के सरकार, जिसको कहते हैं कि हद हो गई, जब तमाम हदें पार हो गई हैं तो आज देश जाग गया है। बीजेपी में अनुशासन का उदाहरण लोग देते थे, दूसरे दल वाले बीजेपी के अनुशासन का उदाहरण देते थे, लेकिन उमा भारती की वापसी, कल्याण सिंह के वापसी के कयास, क्या इससे कार्यकर्ताओं में मैसेज नहीं जा रहा है जो अनुशासन तोड़ेगा फिर जाएगा आएगा जाएगा आएगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है, और ये समय समय पर आपने देखा भी है। अनुशासन संगठन में बना रहे, किसी भी संगठन की मजबूती और मुस्तैदी के लिए उसमें अनुशासन होना अति आवश्यक है, और इसी वजह से कुछ उस निर्णय भी हुए होंगे कभी ना कभी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कभी कोप अप नहीं हो सकता, वो कभी मेटलाइज नहीं हो सकता, वो कभी उसको समझ करके क्या कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। मतलब पीड़ा हो जाए तो आदमी को माफ किया जा सकता है। व्यक्ति, अगर आदमी मान ले कि मेरी गलती है, नहीं, देखिए, ये गलती नहीं है। विषय है कि आफ्टर ऑल जो लोग इस संगठन के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन्होंने इस संगठन को अपना नेतृत्व दिया है, जिनकी प्रतिभा से संगठन लाभान्वित हुआ है, उन लोगों को हम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कभी भी कि कोई उसको संवेदनहीनता से विषय को देखा जाए। संवेदनशीलता, और हम सब लोग एक परिवार हैं, आपस में कई तरह की बातें उत्पन्न होती हैं, लेकिन इसका अर्थ ऐसा तो नहीं होता कभी परिवार में अगर टूटती है तो उस पर कार्रवाई होती है, बाद में माफ किया जा सकता है। नहीं, कार्रवाई एक विषय है, और उसको एक बार से रिकंसाइल करना, रिकंसोलिडेट करना और फिर एक नए सिरे से आगे चलना, इसकी उम्मीद और आशा तो हमेशा रखनी चाहिए। अनुशासनहीनता पे हमारी बहस अभी जारी रहेगी। चलती रही मैजिक टीवी के संग सत्ता के गलियारे में।